दोस्तों, क्या हिंदुत्व की राजनीति के दिन लदने वाले हैं? हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति और इस सांप्रदायिक राजनीति का जवाब सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय की राजनीति हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कमंडल की राजनीति का जवाब मंडल की राजनीति हो सकता है। चारों तरफ जो विपक्ष है वो सामाजिक न्याय की राजनीति को केंद्र में रख करके गोलबंद हो रहा है। आज ही तमिलनाडु में स्टालिन के साथ अखिलेश यादव ने, फारूक अब्दुल्ला ने और भी तमाम विपक्ष के लोगों ने शिरकत की और फारूक अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कहा कि क्या के स्टालिन प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। इसके बहुत कुछ मायने हैं। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति है जिसने सबसे पहले जाति जनगणना के सवाल को उठा करके और रामचरितमानस में दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को नीच बताने वाली चौपाइयों को उभार करके सामाजिक न्याय की राजनीति का एजेंडा फिक्स कर दिया। दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण ये है कि लगभग 50 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी ने पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाले अपने 85वें अधिवेशन में सामाजिक न्याय के एजेंडे को सामने कर दिया है और उसके जो 6 प्रस्ताव हैं उसमें बहुत बुनियादी बातें हैं। पहला महत्वपूर्ण है कि भारतीय न्याय सेवा का गठन किया जाएगा। संविधान का आर्टिकल 312 इसकी बात करता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि इसमें SC, ST, OBC को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके अलावा जुडिशरी में आरक्षण के अलावा कांग्रेस पार्टी ने निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की बात की है। हालांकि सीधे तौर पर निजी क्षेत्रों में आरक्षण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि ये कहा है कि निजी क्षेत्रों में भी सहभागिता होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आरक्षण की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कांग्रेस पार्टी का, वो है कि जो EWS है, EWS कोटे में भी विदिन कोटा होगा। मसलन जो गरीब, दलित, पिछड़ा और OBC है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। जबकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। हालांकि एक जज महोदय ने यह भी कहा था कि ये ठीक नहीं है क्योंकि इसमें दलित, पिछड़े और OBC आदिवासियों के गरीबों को शामिल नहीं किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को रेखांकित कर दिया है कि जुडिशरी और निजी क्षेत्रों और साथ ही साथ EWS में भी गरीब, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं उनको आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा जाति जनगणना को लेकर के सीधे तौर पर उसने अपनी रजामंदी स्थापित कर दी है। एक और महत्वपूर्ण उद्घोषणा है कांग्रेस पार्टी की। उसने कहा है कि हम अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देंगे और इस ओर जब से अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहे हैं। गोधरा के दंगे इसी देश ने देखे, अहमदाबाद के दंगे, मुंबई के दंगे इसी देश ने देखे, लेकिन अब जिस तरह से लिंचिंग हो रही है, नरसंहार हो रहे हैं मुसलमानों और ईसाइयों के, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वे सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे। एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी पिछले लंबे समय से 33% महिलाओं के आरक्षण की पक्षधर रही है, खास करके जो विधायिका हमारी है संसद और विधानसभाओं में। लेकिन ये पहली बार है जब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि महिलाओं में भी OBC, SC और ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। माने कोटा विदिन कोटे की बात
कांग्रेस पार्टी ने अपने रायपुर अधिवेशन में कर दी है। एक और महत्वपूर्ण फैसला, जिस तरह से इधर रोज हम लोग खबरें देख रहे हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में और यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूलों में भी दलित, पिछड़े और आदिवासियों, खास करके दलितों और आदिवासियों छात्र छात्राओं पर जो हमले हो रहे हैं, कहीं उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कहीं उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको पीट करके मार डाला जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने रोहित वेमुला एक्ट की बात की है। रोहित वेमुला एक्ट की मांग उस समय हुई थी 2016 में, जब रोहित वेमुला जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बहुत होनहार छात्र था, उसने आत्महत्या की थी। उसके बाद तमाम दलित संगठनों ने, नौजवानों ने रोहित एक्ट की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रोहित वेमुला के कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के संदेह पैदा करके इस बात को दुष्प्रचारित किया कि रोहित वेमुला तो दलित था ही नहीं, और इसलिए वो एक्ट भी गायब हो गया, उसको लागू नहीं किया गया, उसको नहीं बनाया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने रोहित वेमुला एक्ट को भी बनाने की बात की है। साथियों, सवाल ये है कि ये जो रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है, इसके पीछे का दृष्टिकोण किसका है? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इस पर सीधा प्रभाव दिखता है, अथवा मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद ये ऐलान ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं? दोस्तों, रायपुर अधिवेशन के इन प्रस्तावों को मैं कांग्रेस पार्टी के 1931 के कराची अधिवेशन के प्रस्तावों के रूप में देखता हूं। उन प्रस्तावों ने आमूलचूल बदलाव किया था और स्वाधीनता आंदोलन के भीतर उन मूल्यों को सृजित किया था, चाहे वो मजदूरों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, या शहादत का सवाल हो, प्रांतों को बनाने का सवाल हो। ये तमाम सवाल कराची अधिवेशन में प्रस्तावों के जरिए लाए गए थे। बाद में वो हमारे संविधान में शामिल हुए और उसी के आधार पर भारत आगे बढ़ा, भारत का नवनिर्माण हुआ। तो क्या मैं इसको इस रूप में देखूं कि ये जो रायपुर अधिवेशन के प्रस्ताव हैं, ये कराची कांग्रेस अधिवेशन की तरह भारत के नवनिर्माण के लिए एक नई गति और दिशा तय कर रहे हैं? एक सवाल जो मैंने पूछा था कि इसके पीछे किसका प्रभाव दिखता है, मुझे लगता है कि सीधे तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दृष्टिकोण इसमें सीधे तौर पर झलकता है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने रोहित वेमुला की मां के साथ यात्रा की थी और उसके बाद ही ये रोहित वेमुला एक्ट का प्रावधान करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। उसने ऐलान किया है, उसने वादा किया है। जाति जनगणना का सवाल को लेकर के मध्य प्रदेश में जब ओबीसी का संगठन राहुल गांधी से मिला तो राहुल गांधी ने वहां कहा कि हम जाति जनगणना कराने के पक्ष में हैं। जुडिशरी में आरक्षण को लेकर के तमाम एक्टिविस्ट ने जो आंदोलन किया सोशल मीडिया के जरिए, वो भी राहुल गांधी तक पहुंचा। मल्लिकार्जुन खड़गे उसको लगातार देख रहे थे और उन्होंने इस ऐलान में उन चीज़ों को शामिल किया। इसके अलावा जो लिंचिंग की घटना, भारत जोड़ो यात्रा का जो सूत्र है और उसकी मूल भावना है कि इस देश में कट्टरता और इस देश में हिंसा को हम खत्म करेंगे। ये जो सच्चर कमेटी को लेकर के कांग्रेस पार्टी का एक समय थोड़ा डर रहा और बीजेपी को तो लागू करने का सवाल ही नहीं उठता है, वो कांग्रेस पार्टी आज सच्चर कमेटी को लागू करने की ऐलान कर रही है, उसका वादा कर रही है। जो अल्पसंख्यक आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात कर रही है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अब सामाजिक न्याय की राजनीति की तरफ लौट रही है। इतना ही नहीं, उसने अपने पदों में भी 50% आरक्षण का ऐलान किया है। ब्लॉक स्तर के पदों से लेकर के नेशनल स्तर के पदों तक उसने SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए 50%
पदों को आरक्षित करने का ऐलान किया है। ये सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोस्तों, हिंदुत्व की राजनीति का अब समाप्त होने का दौर आ गया है। अब राजनीति इस देश में चलेगी तो सिर्फ सामाजिक न्याय की राजनीति चलेगी, और उसके ही संकेत तमिलनाडु से लेकर के, पटना से लेकर के और रायपुर तक दिखाई पड़ रहे हैं। समूचा विपक्ष सामाजिक न्याय की धुरी पर एकत्रित हो रहा है, और निश्चित तौर पर 2024 में ये जो फासिस्ट हिंदूवादी सांप्रदायिक राजनीति की सरकार है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के अधिकारों को, उनको फिजिकली टॉर्चर करने की ये जो सरकार है, उस सरकार को ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति की गोलबंदी हो रही है वो उखाड़ फेंकेगी। ये उम्मीद और ये हमारा संकल्प निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण करेगा। और मैं याद करता हूँ स्वामी विवेकानंद को, जब उन्होंने कहा था कि आने वाले 100 साल के बाद इस देश में शूद्रों का राज होगा। इस देश में, जो बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को कहा था कि अब ये जो दलित पिछड़ा है, ये जो दलित समाज है, वो शासित होते होते थक गया है। अब वो सत्ता में जाने के लिए बेचैन है। अगर ये सत्ता में नहीं पहुंचता है तो ये विद्रोह कर बैठेगा। और ये विद्रोह का समय आ गया है कि जब वो सत्ता में जाने के लिए और अपने सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित करने के लिए, उनको लागू करने के लिए बेचैन है, और यही बेचैनी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी और भारत के जो मुस्तकबिल है, जो उसका भविष्य है, उसका निर्धारण करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।